अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस थ्योरी के अनुसार molecules of the gas are always in motion. They are fastly in motion. So naturally they will collide and a random motion. So that's why these molecules will collide with each other. Also they will collide with the walls of the container. मतलब जिस कंटेनर में गैस रखा हुआ है तो उस कंटेनर के वॉल के ऊपर भी कोलाइड होंगे। तो जब मॉलिक्यूल कोलाइड होना, वॉल के ऊपर कोलाइड होना मतलब जस्ट लाइक फोर्स अप्लाई करना। तो जो मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट बिकम्स द प्रेशर। तो इसका मतलब क्या निर्माण करेंगे वो मॉलिक्यूल्स? प्रेशर निर्माण करेंगे। सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड, द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस। इन दिस वे गैस एक्सर्ट्स द प्रेशर किसके ऊपर? ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। So our topic is pressure exerted by a gas. अब इस टॉपिक में अपने को क्या देखना है? तो वी हैव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, वी हैव टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर, ऑन व्हाट फैक्टर दैट प्रेशर डिपेंड्स, दैट वी हैव टू ऑब्टेन. So for that purpose we will assume that an ideal gas is enclosed in a container. Let us take that container to be cubical one. एक्चुअली देखा जाए तो वो कंटेनर कोई भी शेप का बाद में हो सकता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अपन समझने के लिए एक क्यूब लेते, क्यूब में गैस भरा है ऐसा अज्यूम करेंगे, मतलब कंटेनर क्यूबिकल है. लेंथ ऑफ दैट क्यूब इज से कैपिटल ए. There are total n number of molecules and mass of each molecule is small n. Small n. So here this is the cube. This is the cube of length capital L. Total number of molecules in this cube is n. That is capital N stands for total number of molecules. Then m stands for mass of each molecule. अब यह एक बात अज्यूम करते कि इस क्यूब की तीन इंटरसेक्टिंग साइड्स, कोई भी तीन इंटरसेक्टिंग साइड्स हो, से दिस वन साइड, अनदर साइड एंड अनदर साइड, ऑल थ्री साइड्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. तो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का तीन एक्सेस इन तीन साइड्स के साथ कोइंसाइड हो रही, ऐसा अज्यूम करो. इन द सेंस हियर देयर इज द एक्स एक्सिस से अलोंग दिस साइड, here there is the y-axis and here this is the z-axis, and this is the origin of the coordinate system. So now अब जो जितने मॉलिक्यूल्स है उनकी सबकी वो सभी मोशन में है, उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल लेते जिसकी कोई एक वेलोसिटी होगी. से हियर इट इज द मॉलिक्यूल. अब उसकी एट सम इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी से दिस वन, ये डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी वेक्टर v,
इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स रहेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। से वी एक्स इज द एक्स कंपोनेंट, वी वाई इज वाई कंपोनेंट एंड वी जेड इज द जेड कंपोनेंट। किसके कंपोनेंट्स है ये? वेलोसिटी वेक्टर v की वेग के कंपोनेंट्स, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड एक्सिस के। तो नेचुरली देन वेक्टर v विल बी रिटन एज vx into I cap plus vy into j cap plus vz into k cap in this way। अब ये मॉलिक्यूल इसके कंपोनेंट्स, तो नेचुरली when this molecule means you can say that this molecule having velocity vector v is moving with the speed of vx in the direction of x axis। मतलब x axis के डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रहा है वो? vx स्पीड से। क्या वेलोसिटी से जा रहा? तो vxi, वेक्टर vxi, मतलब ये vx, सॉरी वेक्टर vx से। y एक्सिस की डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी से जा रहा? वेक्टर vy। और z एक्सिस की डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी से जा रहा? वेक्टर vz। What are vector vx, vector vy and vector vz? These are the components of vector v along x, y and z axis respectively। तो नेचुरली अब बताओ मुझे कि x एक्सिस को परपेंडिकुलर ये जो वॉल है, से दिस इज यस, वो किसको पैरेलल रहेगी? yz प्लेन को। यू कैन इमेजिन दिस वन, दिस इज द वॉल, दिस इज यस, दिस वन is if you take this, say suppose this is the cube, then here this is the x axis, here this will be y axis and here it will be z axis। So then this wall is perpendicular to the x axis, so naturally this wall is parallel to this one yz plane, because this is y axis and this is the z axis, so yz plane को क्या रहेगा? Parallel। Anyway, now this surface, this yes, इसके ऊपर कौन जो मॉलिक्यूल कोलाइड होगा तो उस वक्त किस स्पीड से कोलाइड होगा, कौन से वेलोसिटी से कोलाइड होगा? तो इट विल बी कोलाइडिंग विद द वेलोसिटी वेक्टर vx, क्योंकि वेक्टर vx इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस यस। इतने वेलोसिटी से कोलाइड होगा। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यह अज्यूम किया गया कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जितने स्पीड से कोई बॉडी दूसरे के ऊपर कोलाइड होती है उतने स्पीड से वो वापस आती है। तो यहां स्पीड क्या रही? vx। वापस भी क्या स्पीड से आएगी? vx से ही, केवल क्या चेंज होगी? डायरेक्शन। तो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन? सो लेट इट बी vx डैश, और नो, what will be velocity after collision? So it will be vector vx minus vector vx। What was the velocity before collision? Vector vx। So if you take combined total, whose velocity was vector v, so after collision its velocity may become vector v dash। तो वेक्टर v dash की वैल्यू क्या रहेगी? तो वेक्टर v dash के भी तीन कंपोनेंट्स रहेंगे, जिनमें से y और z कंपोनेंट्स लेकिन वही रहेंगे जो वेक्टर v के कंपोनेंट्स थे। यानी ये जो मॉलिक्यूल था, समझो इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है तो उसका x कंपोनेंट ये डायरेक्शन में लिया गया, that x with that x component it will collide with this one and it will rebound with the same speed, that is minus vx है। लेकिन y कंपोनेंट और z कंपोनेंट चेंज नहीं होगी। So what will be the velocity after collision? V dash y, v dash, vector v dash, so it will be minus vx into I cap plus vy into j cap plus vj into k cap।
there will be no change in the y and z components of this velocity. Only x component will change. So now, anyway, what is the change in momentum of the molecule? जो molecule जिसकी velocity vector v थी, जिसका x, जिस velocity का component vector vx था x axis की डायरेक्शन में, तो उस molecule, वो molecule जब इस सरफेस S के साथ कोलाइड होगा, वॉल S के साथ जब कोलाइड होगा वो, तो उस वक्त उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा. तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन एनी क्वांटिटी निकालना है. तो क्या करते हैं हम, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी. तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा यहाँ, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. सो व्हाट विल बी फाइनल मोमेंटम, m मास ऑफ द मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय v डैश, वेक्टर v डैश. दिस इज द फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम मॉलिक्यूल जिसका मास m वही, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या थी, वेक्टर v. दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी. सो नेचुरली दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, दिस इज द फाइनल मोमेंटम. सो व्हाट दिस वी हैव ऑब्टेन, चेंज इन मोमेंटम. किसका चेंज हुआ ये मोमेंटम, दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का. सो व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल. will be given by this one. अब जरा इसको कैलकुलेट करना है, तो ये देखो थोड़ा, ये हम टेकिंग कॉमन, वेक्टर v डैश की वैल्यू ये, वेक्टर v की वैल्यू ये. इससे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेचुरली दिस y कंपोनेंट विल बिकम 0, z कंपोनेंट विल आल्सो बिकम 0. लेकिन x कंपोनेंट क्या बनेगा, माइनस वेक्टर vx माइनस vx. तो फिर क्या बनेगा, आप देखो, ये हम टेकिंग कॉमन, माइनस vx माइनस vx मल्टीप्लाई बाय वेक्टर i. ये चेंज इन मोमेंटम, ये रहेगा. तो इस वेक्टर का, इस चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो सिंपली वेक्टर i निकाल दो. Then this will be change in momentum, that is nothing but minus 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 2 times of, so minus 2 times of m into vx. What we have got here, change in momentum किसका, of molecule, molecule का change in momentum. अब चेंज अगर निगेटिव, यहां निगेटिव आया चेंज, वो क्या रिप्रेजेंट करता होगा, ये जनरल बात है. ये जब कोई भी चेंज हम निकालते हैं और वो निगेटिव आता है, तो क्या उसका कंक्लूजन निकालना चाहिए. देखो अभी फॉर एग्जांपल, तुम मार्केट में जब जा रहे थे तो तुम्हारे जेब में 5000 रुपीज थे, ठीक है, तो वो इनिशियल अमाउंट हुआ. बाद में जब मार्केट से वापस आ रहे थे तो तुम्हारे जेब में केवल 2000 रुपीज बचे. इनिशियल, ये फाइनल हो गया. तो चेंज कितना है ये निकालना है. तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना 2000, इनिशियल कितना 5000, 2000 माइनस 5000 कितना होगा, माइनस 3000. अब बताओ माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तुम्हारे पास का अमाउंट कम हुआ या बढ़ गया. पहले कितना था 5000, वो ज्यादा था, बाद में कितना हुआ 2000 माइनस, तो फिर चेंज कितना हुआ माइनस 3000, क्योंकि 2000 माइनस 5000. तो फिर ये माइनस 3000 ये वैल्यू आई, तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा, कि यू हैव लॉस्ट. माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस किए, कम हो गया. कितने अमाउंट से कम हो गया, तो 3000 से. तो उसी तरह से यहां जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर कोलाइड हुआ, उसका चेंज इन मोमेंटम निकाले हमने, माइनस आया, तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता होगा, उस मोमेंटम ने अपना उस मॉलिक्यूल ने अपना मोमेंटम क्या किया, लॉस किया. अब कितना लॉस किया, तो लॉस कितना किया 2mvx. जैसे अभी लॉस कितना हुआ था तुम्हारा 3000, माइनस 3000 लॉस हुआ, ऐसा नहीं बोलेंगे. माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा कि लॉस किया.
तो कितना लॉस किया? 3000। उसी तरह से यहां नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा? लॉस, मोमेंटम इज लॉस्ट बाय मॉलिक्यूल। कितने अमाउंट से? 2 times of m into vx, दिस द अमाउंट। अब बताओ फिर तुम्हारे जो 3000 लॉस हुए वो किसको मिले? फेंक दिए क्या? नहीं। किसको मिले? वो उस शॉपकीपर को, दुकानदार को, जहां से तुमने खरीद ली। तो उसका मोमेंटम, उसका अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसी तरह से कितना बढ़ेगा? उसका अमाउंट कितनी अमाउंट से बढ़ेगा? 3000 से। तो उसी तरह से यहां मॉलिक्यूल जब कोलाइड हुआ तो उस वक्त उसका मोमेंटम कितना लॉस हुआ? 2 times of m into vx। फिर ये लॉस होने वाला मोमेंटम किसको मिलेगा? जिसके साथ कोलाइड हुआ उसको। तुम दुकानदार के साथ इंटरफेयर हुए थे, इसलिए दुकानदार को वो मिले। तो यहां मोमेंटम किसको मिलेगा? सरफेस एस को मिलेगा। तो सरफेस एस का मोमेंटम कितने अमाउंट से चेंज हो जाएगा? 2 times of m into vx। डोंट से माइनस, दिस अमाउंट से। तो व्हाट इज दिस? चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस ऑफ वॉल एस। देयरफॉर change in momentum of wall yes in one collision। एक बार कोलिजन जब हुआ तब, in one collision। कितना हुआ? प्लस 2 times of m into vx। एक बार इस मॉलिक्यूल का इस सरफेस के साथ, वॉल के साथ कोलिजन होने के बाद उसका मोमेंटम इतने अमाउंट से चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब चेंज हो गया एक कोलिजन में। अब सुनो इधर, ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड होने के बाद रिबाउंड हुआ यहां से। जितने स्पीड से कोलाइड हुआ था, क्या स्पीड थी? vx। स्पीड बोल रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर vx, तो स्पीड vx। इतने स्पीड से कोलाइड होने के बाद रिबाउंड हुआ तो वेलोसिटी बनेगी -vx, लेकिन स्पीड क्या रहेगी? vx ही। चलो, vx स्पीड से आया, इधर आया, क्योंकि मीनवाइल रास्ते में और कोई कोलिजन नहीं, क्योंकि हम वो कोलिजन निग्लेक्ट कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल्स आर नॉट कोलाइडिंग विथ ईच अदर, ऐसा अर्जुन कर रहे हैं। तो यहां से निकलने के बाद ये वॉल आने तक रास्ते में कोई मॉलिक्यूल नहीं, और वो यहां तक आ जाएगा। तब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इस वॉल, इस क्यूब की लेंथ के बराबर था। तो यह लेंथ क्या स्पीड से कवर किया? vx। फिर इसके ऊपर भी कोलाइड होगा, से दिस वॉल इज डैश, इसके साथ कोलाइड होगा। कोलाइड होने के बाद फिर से यहां से रिबाउंड होगा। रिबाउंड होने के बाद क्या स्पीड से? फिर से vx स्पीड से। कुल मिलाकर कितना डिस्टेंस कवर करेगा? देखो, कब से? इसके साथ कोलिजन होने के बाद मॉलिक्यूल यहां से निकला, निकलने के बाद फिर यहां आया, कोलाइड हुआ, और वापस फिर से यहां आया, कोलाइड हुआ अभी। तो ये इसके ऊपर कोलिजन होने के बाद, निकलने के बाद इसके ऊपर कोलाइड हुआ, निकला यहां से, और दोबारा कोलिजन होने तक उसने कुल मिलाकर डिस्टेंस कितना कवर किया? इधर जाना l, वापस आना l, मतलब 2l। सो डिस्टेंस कितना कवर किया? 2l। क्या स्पीड से? स्पीड क्या थी? तो स्पीड वाज vx। फिर लगने वाला टाइम, सपोज t, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज नथिंग बट स्पीड। तो फिर टाइम कितना लगेगा? तो 2l डिवाइड बाय vx। किस पर्पज के लिए लगने वाला टाइम है ये? इस वॉल के साथ कोलिजन होने के बाद दोबारा फिर से इसी के साथ कोलिजन होने के लिए लगने वाला टाइम। यानी कितने कोलिजन के लिए? एक कोलिजन के लिए। तुम बोलोगे यार 2 कोलिजन नहीं, पहला कोलिजन होने के बाद भूल जाओ, वो दोबारा फिर से एक कोलिजन यहां हो रहा है। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस कितना कवर किया? 2l। और उसको लगने वाला टाइम अगर मान लीजिए t है, तो उस
टाइम t की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, t इक्वल्स टू वी एल डिवाइड बाय वी एक्स। तो ये टाइम किसके लिए लगने वाला टाइम होगा, एक कोलिजन होने के लिए लगने वाला टाइम। दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर टाइम फॉर वन कोलिजन। एक कोलिजन के लिए लगने वाला टाइम क्या होगा, say denoted by small t. Small t will be given by what, 2l distance and speed dx. अब अपने को कैलकुलेट करना है, मोमेंटम चेंज हुआ इतना, कितने टाइम में, एक कोलिजन के लिए लगने वाला टाइम ये, तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम इन दिस मच टाइम। क्यों, किसका, इस सरफेस का, इस वॉल का, वॉल एस का मोमेंटम कितना अमाउंट से चेंज हुआ, 2mx 2mvx, कितने टाइम में, 2l डिवाइड बाय vx। तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ऑफ किसका, वन यस, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम किसका, कितना, 2m vx, what is the change in momentum, now how much time, 2l divided by vx. So naturally this value will get cancelled and m into vx square divided by l. What we have got here, change in momentum of 1 years, sorry, rate of change of momentum of 1 years, किसके कारण, ये मॉलिक्यूल जिसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx है, उस मॉलिक्यूल के कोलिजन के कारण इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होगा। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट अप्लाइड फोर्स। तो ये फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सरफेस यस, मतलब क्या होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन 1 यस, देयरफॉर फोर्स ऑन 1 यस इक्वल्स टू क्या होगा, m टाइम्स ऑफ vx स्क्वायर डिवाइड बाय l। इतना फोर्स अप्लाई होगा, कौन करेगा ये, वो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, कौन सा, जिसकी वेलोसिटी v थी, ताकि उस वेलोसिटी के x कंपोनेंट vx था, वो मॉलिक्यूल। अब एक्चुअली ये हमने जनरल बात की है कि एक मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी वेक्टर v है। अब एक्चुअली हम टोटल मॉलिक्यूल्स कितने अज्यूम किए यार, उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट। सपोज v1 v2 v3 आर द वेलोसिटीज, सपोज वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3 and so on, vector vn are the velocities of n molecules। और फिर जैसे मान लीजिए अगर ये वेक्टर v1 होता तो इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट बना होता वेक्टर vx1, y कंपोनेंट बना होता वेक्टर vy1, z कंपोनेंट बना होता वेक्टर vz1। तो फिर v1 वेलोसिटी वाला जो मॉलिक्यूल है इसके साथ कोलाइड होने के बाद इसको कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो इट विल बी गिवन बाय m into vx1 स्क्वायर डिवाइड बाय l। सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल ये जिसकी वेलोसिटी वेक्टर v2 है, तो इट विल कोलाइड विद दिस, इट विल आल्सो हैव द कंपोनेंट्स x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। सो अगेन x component will be vx2, it will collide with this surface S with the velocity vector vx2 and thereby it will exert the force as m vx2 square
डिवाइड बाई एल एंड सो ऑन। तीसरा मॉलिक्यूल, उसने अप्लाई किया हुआ फोर्स क्या होगा, यम Vx3 स्क्वायर डिवाइड बाई एल। लास्ट मॉलिक्यूल क्या फोर्स अप्लाई करेगा, यम Vxn स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो कुल मिलाकर सारे मॉलिक्यूल्स जो सरफेस एस के साथ कोलाइड होने के बाद उसके ऊपर कितना फोर्स निर्माण करेंगे, टोटल फोर्स। देयरफॉर टोटल फोर्स, अच्छा एक मिनट, वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3, वेक्टर vn आर द वेलोसिटी। तो उनके x कंपोनेंट क्या होंगे, वेट vx1, vx2, vx3, vxn। क्या है ये, x component of these velocities. So then in that case total force or net force exerted on surface S क्या होगा, it will take, what is the force exerted by the molecule whose velocity is vector v1, m Vx1 square divided by L, m Vx1 square divided by L, here Vx1 square. Similarly, force exerted by the molecule whose velocity x component is Vx2, तो क्या होगा, m Vx2 square divided by L। क्योंकि ये जनरल बात हुई कि जिस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वेक्टर v थी उसका x कंपोनेंट vx था, तो उस अकेले ने निर्माण किया हुआ फोर्स था ये। तो अभी पूरे मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिनकी वेलोसिटी वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3, वेक्टर vn है, और जिनके x कंपोनेंट्स है वेक्टर vx1, वेक्टर vx2 एंड सो ऑन। तो फिर अब बताओ ना कि जिसकी वेलोसिटी वेक्टर v1 है उसका x कंपोनेंट वेक्टर vx1 है, तो फिर वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, m vx1 स्क्वायर डिवाइड बाय l। ये फॉर्मूला लगाते हुए सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी वेक्टर v2 है, उस वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx2 है, तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, m vx2 स्क्वायर डिवाइड बाय l। सिमिलरली थर्ड, तो जहां m by l कॉमन रहेगा, तो डायरेक्टली आई वुड लाइक टू राइट हियर व्हाट m by l कॉमन vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन vxn स्क्वायर। So this is the total force. So now एक बार, now mean square velocity और average of square of x components of velocities। क्या होगा, देखो क्या लिखा मैंने, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज। ये x कंपोनेंट्स है सारे वेलोसिटीज के, उनके स्क्वायर्स और उनका एवरेज निकालते, तो क्या होगा, देखो जरा उल्टा जाओ तो पता चलेगा, वेलोसिटीज के x कंपोनेंट्स, ये पहले वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx1, दूसरे वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx2, तीसरे वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx3, चौथे वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx एंड लास्ट vxn। x कंपोनेंट उनके स्क्वायर्स करो, स्क्वायर
और एवरेज निकालने के लिए सबकी एडिशन करनी पड़ेगी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है. So let it be now denoted by Vx square bar. इसे डिनोट किया. What is this Vx square bar? Average of squares of components of velocities. ये जितने भी कंपोनेंट्स थे वेलोसिटी के, उनके x कंपोनेंट, उनके स्क्वायर्स का अपन ने एवरेज लिए. तो बाय वर्ड्स दिस आई हैव रिटन फॉर्मूला, लेकिन सिंबॉलिकली सपोज इट इज डिनोटेड बाय दिस वन. तो नेचुरली अब बताओ ये न्यूमरेटर की वैल्यू क्या बनेगी? दैट इज Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस Vxn स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या होगी? n टाइम्स ऑफ, टेकिंग n टू दिस साइड, n टाइम्स ऑफ Vx square bar. So put this now in this bracket, we are having this term. So therefore total force exerted, क्या होगा? इक्वल्स टू m by L, taking common as it is. Now instead of this bracket we have taken the term L times of Vx square bar. What we have obtained is the total force exerted. किसने exert किया? All the molecules. किसके ऊपर? On the wall, yes, which is perpendicular to the x-axis or which is parallel to the yz plane. तो इसी फोर्स के कारण क्या निर्माण होगा? प्रेशर, एवरेज प्रेशर उन्होंने निर्माण किए. Therefore एवरेज प्रेशर exerted on wall ES. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया. तो फोर्स कितना है? m बाय L, n टाइम्स ऑफ Vx स्क्वायर बार. एरिया, तो वॉल ES का एरिया, वॉल किसकी है? क्यूब की. क्यूब की लेंथ क्या है? L. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एक साइड का, मतलब एक फेस का, इट विल बी L स्क्वायर. So naturally it will be m small m divided by L cube into L into Vx square bar. This is the pressure. अब ये फॉर्मूला ध्यान में रखो. But finally we have got formula for the pressure. This one. What? E equals to m by L cube n Vx square bar. ये प्रेशर किसके ऊपर है? वॉल ES के ऊपर. किसने निर्माण किया? वो और सभी मॉलिक्यूल्स के x कंपोनेंट, सभी मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी के जो x कंपोनेंट थे, वो सारे मॉलिक्यूल्स ने सरफेसेस के साथ कोलाइड होने के बाद ये प्रेशर निर्माण किया. अब now see, so अब क्या फॉर्मूला मिला प्रेशर का? प्रेशर इक्वल्स टू n into mass of each molecule multiplied by Vx square
bar divided by L cube. Vx square bar. What is Vx square bar? It is the average, that is the mean of squares of x components of velocities of all molecules. अब जरा एक टर्म देखता हूं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी. नाउ mean square velocity of molecules. क्या लिखा है यहाँ मैंने? मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके सारे वेलोसिटीज के, सबके वेलोसिटीज के स्क्वायर्स का मीन. अब वो जो मॉलिक्यूल्स थे उनके वेलोसिटीज क्या थी? वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3, वेक्टर vn. These were the velocities. सभी n मॉलिक्यूल्स की. अब इन वेलोसिटीज के स्क्वायर्स को, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करने के बाद डायरेक्टली यहां स्क्वायर लिखा जा सकता है. इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द वेक्टर v2 स्क्वायर. डायरेक्टली यू कैन राइट v2 स्क्वायर, क्योंकि कल बताया हमने वेलोसिटी का स्क्वायर कोई भी वेक्टर का स्क्वायर यानी स्केलर बनता है. दैट्स व्हाई v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, vn स्क्वायर. अब इनका तो मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी, उनके स्क्वायर्स, उनका मीन निकालना है. तो मीन निकालना है तो यू विल हैव टू ऐड और डिवाइड बाय n. So this will be formula for the mean square velocity of all molecules. जितने भी molecules हैं उनके velocity का squares का mean. Now let it be divided by v square bar. इससे डिनोट करेंगे v square bar यानी velocity के square का average, ऐसा समझो. लेकिन v1 जब लिखे थे वेक्टर v1 was nothing but vx1 into वेक्टर I cap plus vy1 into वेक्टर j cap plus vz1 into वेक्टर k cap. Similarly, vector v2 will be there as vx2 into vector I cap plus vy2 into vector j cap and so on. vz2 into vector k cap. Similarly, you can write vector v3 and vector vn. ये भी मिलेंगे तुमको. अब इनका जब स्क्वायर करोगे v1 वेक्टर v1 का स्क्वायर, तो vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर. सिमिलरली v2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो vx2 स्क्वायर. So if I put these values directly, then it will be vx1 square plus vy1 square plus vz1 square. So it is v1 square. Similarly, v2 square.
v2 square will be plus v2 vx2 square plus vy2 square plus vz2 square. Similarly, you can have third. Instead I am writing directly here. Last, what? Vector vxn square plus vector vyn square and vzn square, whole divided by n. Now we have to collect vx1, vx2, vxn. So it will be vx1 square plus vx2 square plus vx3 square plus go on adding up to vxn square. Similarly, collecting now these terms plus what? vy1 square plus vy2 square plus and so on plus vyn square. Similarly, z vz1 square plus vz2 square and vn and so on, whole divided by again n. अब ये n से इंडिविजुअली डिवाइड करो, so what it will become? This much term divided by n plus this much term divided by n again plus this much term divided by n. But you know that this is nothing but squares of x component of the velocities, क्योंकि x मतलब सभी मॉलिक्यूल्स के x कंपोनेंट के स्क्वायर्स डिवाइड बाय n, तो क्या मिलेगा? मीन स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट्स. देखो vx1 square plus vx, now I am not writing that. See here what I am telling. See this one, vx1 square plus vx2 square plus vx3 square and so on divided by n plus vy1 square plus vy2 square plus vy3 square plus vyn square divided by again n plus this one divided by n. But what about this? This much term divided by n will become average of, that is the mean of squares of x components of the velocities, and that was denoted by what? Vx square bar. Similarly, what about this? This will be this, again this much divided by n will be the mean of squares of y components. So it will be y component, उनके squares और उनका mean. Similarly, this term will be nothing but square of z component, mean is mean of z component. So lastly, v square bar. What is v square bar? Mean square velocity of all molecules
जितने भी मॉलिक्यूल्स है सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज अलग अलग है, वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3, तो फिर उनके स्क्वायर्स का मीन निकालना तो ये, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को ये मिला, दिस इज नथिंग बट मीन स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट, मीन स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट, मीन स्क्वायर ऑफ z कंपोनेंट. Now this much part is not given in the textbook or even in the notes. You can directly write that v square bar equals to vx square bar plus vy square bar plus vz square bar. But where from it comes, we have taken these three steps that you have to remember. Now see, जब मॉलिक्यूल्स मोशन में है, रैंडम मोशन में, तो वो मोशन रैंडम है, आर्बिट्ररी मोशन है. मतलब ये ऐसा नहीं कि फिक्स, कोई तो भी एक फिक्स डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जा रहे हैं. देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन. At some instant the molecule might be going in the direction of x axis, in the direction of y axis, or in the direction of z axis, or in any other direction. So there is no preferred direction. So in that case, vx square bar will be equal to vy square bar will be equal to vz square bar. मतलब mean square velocity of x component, mean square of y component, mean square of z component will be equal. फिर वो अगर इक्वल करते तो यहां मैं ऐड कर देता हूं, रख देता हूं. व्हाट यू विल हैव, v square bar will be equal to, put these values, instead of this put the value of vx square, instead of this also put the value as vx square. So it will be 3 times of vx square bar. It can be written and vy square bar, उसकी भी वैल्यू मैंने vx square bar लिखा. vz square bar, उसकी भी वैल्यू मैंने vx square bar लिखा. It will be added 3 times, so that's why 3 times of vx square bar, and hence what will you have, vx square bar will be equal to 1 by 3 times of v square bar. And what is v square bar? It is the mean square velocity of all molecules. So if I put the value of this, then pressure will be given by average pressure. P will be then given by N into M into divided by L cube multiplied by 1 by 3 into V square bar. So this is the last formula, that is the last expression. You can write this as 1 by 3 N into M into V square bar divided by L cube. So this is the pressure exerted by a gas. What is V square bar? Mean square velocity of all molecules. यानी सभी मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन लिया अपन ने. अब यहाँ कुछ रिमार्क्स देते हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर. अच्छा, अब एक जरा देखो, इसका अगर स्क्वायर रूट लिए तो इट विल बी कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ रूट मीन स्क्वायर velocity will be written as VRMS P root mean square velocity. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो, ये थी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो उसका रूट लो.
रूट किसका, v स्क्वायर बार। तो फिर इसका, तो ये v स्क्वायर बार अगर लिखे या VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मैं दोनों का अगर इधर दोनों साइड का स्क्वायर कर लेता हूं तो नेचुरली v स्क्वायर बार विल बी इक्वल्स टू VRMS स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देखो VRMS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर बार, तो राइट हैंड का साइड का स्क्वायर किए तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर RMS इक्वल्स टू v स्क्वायर बार। So put this value in this expression and hence the last expression will be then given by t equals to 1 by 3 into n into m into VRMS square divided by v. This capital V for volume and this the small v is nothing but the VRMS. L cube, this one L cube. I have not told here. L cube is nothing but इस क्यूब के लेंथ का, this is the cube whose length is here, so its cube will be nothing but volume of the cube. So L cube is nothing but volume of cube. That's why instead of L cube I have written here V. That is V for volume. L cube and so on. अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या है वास्तव में ये। सो लास्टली वी हैव गॉट द फॉर्मूला, प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड VRMS स्क्वायर divided by V, the most important formula. अब यहाँ थोड़ा सा VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसके तरफ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसको क्यों लेना चाहिए अपन ने, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो अगर मान लीजिए तुमको कहा गया कि एक कंटेनर में गैस है और गैस के वेलोसिटीज का ऑन एन एवरेज, तुम बोलते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं, तो किसी ने पूछा तुमको कि एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, तो सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तुम बता सकोगे क्या, क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोरओवर दे आर इन रैंडम मोशन क्विकली, तो यू कांट टेल द वेलोसिटी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। फिर भी अगर तुमसे पूछा गया एवरेज बताओ, ऑन एन एवरेज, यानी सारे मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज को लेकर उनका एवरेज निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी जब तुम लेना चाहोगे क्या होगा, देखो वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v3 प्लस एंड सो ऑन वेक्टर vn डिवाइडेड बाय n, ये बनेगा एवरेज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सारे वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा वेक्टर नोटेशन में। इसका मतलब क्या हुआ, और ये n मतलब क्या केवल 1000 मॉलिक्यूल्स या 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं है, वेरी लार्ज नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माइट बी देयर। सो दैट्स व्हाई अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में है, उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में वेक्टर v1, तो बचे हुए मॉलिक्यूल्स में से एक तो भी मॉलिक्यूल होगा कि जिसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में रहेगी, हो सकता है वो 20 नंबर का मॉलिक्यूल हो। फिर एडिशन में जब अपन एवरेज निकालने के लिए जाएंगे तो इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, 0। ये भी पॉसिबल होगा, मतलब कहने का मतलब ये कि एक आध मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तुमने लिए तो उसके बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे किसी न किसी की वेलोसिटी रहेगी एट दैट इंस्टेंट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 7th नंबर के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में थी, v7 इक्वल्स टू ये डायरेक्शन में,
अब इसके बराबर की एग्जैक्टली बराबर की वेलोसिटी मिलाने रहने वाला मॉलिक्यूल कोई नहीं था वो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 30 नंबर के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये होगी, वेक्टर भी 30 ये डायरेक्शन में, और समझो 67 नंबर के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी 67 इक्वल टू ये होगी, और इन दोनों एट सिंगल इंस्टेंट, तो उस वक्त इन दोनों का रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में होगा, और ये वेलोसिटी ये वेक्टर v7 के वेलोसिटी के बराबर होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, बट दिस विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन दिस वन। अब बताओ मुझे, वेक्टर v30 और वेक्टर v67 इन जब दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि इसके लिए सारे चीज ऐड करना है, तो इन दो को ऐड करोगे, इनका रिजल्टेंट ये मिलेगा, और दिस विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन दिस वन, तो नेचुरली इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। इसलिए ये पॉसिबल है कि सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हो तो इट ऑलवेज कम्स टू बी 0। इसलिए किसी ने अगर पूछा भी तुमको कि एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, तो यू विल हैव टू से 0। स्पीड क्या है, तो स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी 0 होगी। एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। एवरेज स्पीड बोलने के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहां से उनके केवल मैग्नीट्यूड्स लेकर डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। दिस विल नॉट बी 0, but we are interested in average velocity, but average velocity will become 0 due to the vector addition, remember। इसलिए फिर क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी के स्क्वायर्स का मीन लिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी के स्क्वायर्स का मीन, तो इट विल बी नथिंग बट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस and so on vn square. This can never become 0. It will not be 0 because we are taking the average of scalar quantity. Mean square velocity, velocity के square क्या होता है, scalar quantity होती है, और उनका mean ले रहे हैं, तो after adding it will not become 0, and that's why mean square velocity will not be 0. Mean velocity becomes 0, average velocity becomes 0, but mean square velocity will not be 0. और उनका फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जिसको लिखे हमने VRMS। तो ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखे थे v स्क्वायर बार, ऐसा लिखे थे ये सिंबल से, तो फिर v स्क्वायर बार उसका स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसलिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी VRMS स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर बार, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऐसा हो जाएगा। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर ही करना है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो अब बोलेंगे हम वो एक मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो नहीं बोलेंगे, एवरेज स्पीड तो ये ऐसी होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मानी जाएगी, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड माना जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी इफेक्टिव, एक मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वेलोसिटी मानी जाती है, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। चलो now the remarks। remarks in the sense what? अब देखो यार, पहली बात यह है कि हमने यहाँ जो कंटेनर लिया है वो क्यूबिकल कंटेनर लिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल, ये जो फॉर्मूला अपने को मिला दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल फॉर एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। वो रेगुलर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या फिर कोई इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, इट इज इमटेरियल। क्योंकि मॉलिक्यूल सॉरी वॉल के साथ कोलिजन के बाद वो मॉलिक्यूल परफेक्ट कोलिजन के बाद वो मॉलिक्यूल रिबाउंड होकर वापस आना चाहिए, ये अपना करना है, ठीक है।
तो फिर उसके लिए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए, जैसे मान लीजिए अपन ने इरेगुलर शेप का ऐसा कुछ तो भी लिए कंटेनर, और ये मॉलिक्यूल यहां जब कोलाइड होगा तो इसका छोटा सा एरिया लो, तो मतलब छोटा सा इनफाइनेसिबल एरिया, तो इनफाइनेसिबल एरिया किसी भी सरफेस का क्या माना जाता है? प्लेन। वेरी लार्ज सरफेस है और उसका छोटा सा एरिया लेते तो वो क्या माना जाता है? प्लेन सरफेस। तो ऐसे हालत में प्लेन सरफेस होने के कारण इसके ऊपर कोलिजन होगा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो रिबाउंड होगा, यानी वो वही बात होगी जैसे इधर जाता था और कोलिजन होने के बाद बैक आता था, तो उसी तरह से यहाँ भी रिबाउंड होगा। कहां से? इनफाइनेसिबल एरिया से। मतलब चाहे तुमने कंटेनर कोई भी शेप का लिए, लेकिन उस कंटेनर के छोटा सा एरिया लो, वहां मॉलिक्यूल तो वैसे भी छोटे साइज का है, तो जब वो कोलाइड होगा तो क्या छोटे से सरफेस पर कोलाइड होगा, और छोटा सा सरफेस क्या रहेगा? प्लेन। और प्लेन अगर है तो फिर वो रिबाउंड होगा, तो वही तो चाहिए अपने को, रिबाउंड होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई, मतलब केवल डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। अपोजिट होगी, चेंज मतलब अपोजिट होगी। तो इन दिस वे, so that's why it is immaterial that whether you are means this formula is applicable for for any container of any shape. Secondly, मतलब applicable for any shape. Another thing. अब हमने ये अर्जुन किया था, पहला अप्रोक्सीमेशन याद आ रहा होगा कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं होते, ऐसा कहा गया था। और ऐसे हालत में फिर एक मॉलिक्यूल ये वेक्टर v1 ये डायरेक्शन में, जैसे अब समझो अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो गए, अभी तक हम मान रहे थे कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं होंगे, और वो डायरेक्टली ये वेक्टर v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो फिर वो डायरेक्टली इस सरफेस के साथ कोलाइड हो जाएगा। यहां से निकलने के बाद वो vx इतनी स्पीड से आएगा, ताकि वो स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि बीच में कोई कोलिजन नहीं हो रहा, ऐसा मान रहे अपन। लेकिन अगर ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए कोलिजन हो भी गया, तो फिर क्या होगी? स्पीड चेंज हो जाएगी। तो ठीक है ना कि जब ये स्पीड चेंज हो जाएगी तो ये अकेला ही एक मॉलिक्यूल कोलाइड होगा क्या? दूसरा भी तो एक मॉलिक्यूल किसी न किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होगा। फिर क्या होगा? उसकी जो वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी की वैल्यू इसके कोलिजन के कारण जो वेलोसिटी चेंज हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल रिबाउंड होकर vx1 वेलोसिटी से इधर आया था, वो इधर जा रहा था, तब रास्ते में कोई नहीं मिला तो उसकी वेलोसिटी vx ही रहेगी। लेकिन रास्ते में अगर मिल गया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ठीक है ना कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई किसी के कोलिजन के कारण, किसी के साथ कोलिजन के कारण, तो फिर इधर ही एक तो दूसरा तो मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा कि उसकी भी वेलोसिटी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होने के कारण उसकी भी वेलोसिटी चेंज होकर शायद vx हो सकती है, उसकी वैल्यू भी x के बराबर हो सकती है। और आफ्टर ऑल अपन ने क्या लिए? यहाँ स्क्वायर से किए, तो इसलिए वो कोई मैटर नहीं रहता कि अगर मान लीजिए कोलिजन नंबर मीन्स मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर अगर कंसिडर भी किए तो भी उसका कोई मायना नहीं रहता। दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ प्रोसेस। इस फॉर्मूले से अपने को बहुत सारी बातें मिलानी है।